हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि आरटीसीज के आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे विद द हेल्प ऑफ 2024 दिसंबर सॉल्व्ड पेपर ऑफ ब्रिटिश पोइट्री MEG 01। उसी पेपर को हम कंटिन्यू करेंगे और आज जानेंगे कि किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को लिखना है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, प्रिपरेशन से रिलेटेड भी और नोटिस से रिलेटेड भी। इस लिंक पर कांटेक्ट करके आप सेल्फ स्टडी चैनल की एक मेंबरशिप के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे और टिप्स मिलेंगी कि आप अपने टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन जरूर करिए। यहाँ पर मैं आपको रेगुलर कुछ टिप्स ट्रिक्स देती रहती हूँ, प्लस सैम्पल PDFs भी हैं यहाँ पर। पिछले वीडियो में हमने आरटीसीज के लिए यही सेम पेपर कवर किया है दिसंबर 2024 का। आज इसी पेपर के ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस भी कवर होंगे, साथ ही साथ हमें पता चलेगा कि कैसे आंसर को लिखना है। क्वेश्चन 1 आपका कंपल्सरी पार्ट है, यू नो दैट। इसके बाद आपके क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। मैंने 1 से शुरू किया काउंट करना क्योंकि टोटल 6 ऐसे क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। इसमें से भी ये जो क्वेश्चन है फाइनल 1, इसमें इंटरनल चॉइस भी है, तो इसको स्किप मत करिए। कोशिश करिए कोई 2 पोएट्रीज तो आपको यहाँ से आती ही होंगी। फिर आपको यहाँ से सिर्फ कोई 3 क्वेश्चंस करने होंगे एंड दैट विल नॉट बी अ टफ टास्क। देखिए, आपको टोटल 26 शीट्स मिलेंगी, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका 4.5 से लेकर 5 शीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो रेनेसांस का मतलब पूछा गया यहाँ पर और फैक्टर्स पूछे गए रेनेसांस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ पूछा जाएगा तो पहले तो उसको डिफाइन करिए आराम से। रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ, जो कि एक इंटेलेक्चुअल मोमेंट था फ्रॉम 14th टू 17th सेंचुरी। ह्यूमनिज्म, आर्ट एंड साइंस का, आर्ट में ही लिटरेचर भी आता है। और अगर कुछ मेजर लिटरेरी फिगर्स की बात की जाए तो शेक्सपियर, स्पेंसर और मिल्टन का नाम सबसे पहले आता है। फैक्टर्स जो थे वो थे गुटेनबर्ग्स का प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी तो लोगों में अवेयरनेस आ रही थी, इंटेलेक्ट आ रहा था। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि एक फॉर्मर नेम है इस्तांबुल का, अ वेरी फ्लरिशिंग सिटी इन टर्की, उसका फॉल हो गया था तो उसका फायदा यूरोप में मिल रहा था। यूरोप में फिर सब कुछ फ्लरिश कर रहा था, आर्ट एंड लिटरेचर एंड कल्चर। वेल्दी पेट्रोनेजेस थे, ट्रेड बढ़ गया था, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हो गई थी, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो रही थी। These all were the factors responsible for the spread of Renaissance. इन सब की आपको डिटेल मिलेगी। मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड PDF क्रिएट की है, PDF चैनल पर अवेलेबल है, जो कि आपको मेंबरशिप के बाद मिल जाएगी। एलिमेंट्स जो भी थे, ये सभी एलिमेंट्स जो थे, इन सब ने क्लासिकल नॉलेज को फ्लरिश किया। आर्टिस्ट जो थे वो बहुत इनोवेटिव हो गए, इंटेलेक्ट बढ़ गया सभी लोगों में, एंड दैट वाज द वन जिसने यूरोपियन कल्चर, जिसको हम आज भी एक वर्शिपेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यूरोपियन कल्चर और थॉट को फ्लरिश किया, एक्सपैंड किया, वर्शिपेबल बनाया। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Why do you think satire became popular in the age of Dryden and Pope? एक ऐसी एज जिसको हम न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। अगेन 20 मार्क्स का क्वेश्चन। न्यू क्लासिकल एज जिसने कि हमें रीजन, ऑर्डर और विट सिखाया। काफी पॉपुलर पोएट थे जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप, इनके वर्क्स के नाम लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में। काफी लीडिंग फिगर जिन्होंने सटायर और क्लासिकल आइडियल्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया। सटायर का मतलब बताएंगे इसके बाद। सटायर का मतलब है ह्यूमर के साथ आयरनी को मिक्स करना, और जहां पर भी कोई भी फ्लॉज चल रहे, बीट पॉलिटिक्स, बीट सोसाइटी, बी इट लिटरेचर, उनको हाईलाइट करना। सटायर के कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए, कुछ पोप के वर्क, कुछ ड्राइडन के ही वर्क। अगर आपको कोई एक्सटर्नल वर्क भी याद आता है जैसे कि स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल से, तो इनके एग्जाम्पल्स दीजिए। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस डिविजन्स, एनलाइटनमेंट, इन सब ने सटायर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप, क्योंकि ये एक न्यू क्लासिकल एज थी। ड्राइडन ने अपनी पोइट्री में मॉक किया शेडवेल की डलनेस को, और
अपने आसपास की पोइट्री को, अपने आसपास के टैलेंट को, अपने आसपास के लिटरेरी डिक्लाइन को पोप ने रिडिक्यूल किया अपनी राइटिंग डंसिएड में। तो दोनों राइटर्स ने ही अपने अपने तरीके से अपने अपने सोसाइटी को, अपने अपने कंटेम्प्रेरी कल्चरल ट्रेंड्स को मॉक किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि टैलेंट जो है वो डिमिनिश हो रहा है। पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा करप्ट है सोसाइटी, लिटरली बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई है सोसाइटी, ऐसे लोग आगे आकर लिख रहे हैं जिसमें कोई टैलेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सेटायराइज करने का काफ़ी मौका मिला पोप और ड्राइडन को, और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी मेरी पीडीएफ्स में। अब हमें नोट लिखना है जॉन डन के बारे में, जो कि पोएटिक एक्सीलेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने आप में ही थे। अगेन 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक लीडिंग मेटाफिजिकल पोएट थे। पहले आप इनका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंटेलेक्चुअल थे, इनकी इमेजरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। अपनी पोएट्री में पैराडॉक्सेस यानी कि ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया करते थे। अगर थीम्स की बात की जाए तो लव, रिलीजन, मोर्टालिटी, इवन कार्पे डिएम, ये इनकी पोएट्रीज में नजर आता था। वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से मैंने एग्जाम्पल लिया है कि किस तरीके से कंसीट्स इस्तेमाल किया करते थे। कंसीट्स को जानने के लिए आपको अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा, आज की वीडियो में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कंपास को कैसे कंपेयर किया उन्होंने प्यार के साथ, लव के साथ। तो कंसीट का बेसिक मतलब होता है बिल्कुल ही ऑपोजिट ऐसी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर देना जो कि किसी को एट अ सरफेस लेवल समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बहुत अच्छे लॉजिक देते थे वो। डेथ बी नॉट प्राउड में किस तरीके से उन्होंने फेथ और मोर्टालिटी को रिफ्लेक्ट किया है। काफ़ी बोल्ड थीम्स हुआ करती थी। फ्ली की अगर बात करें उनकी पोइट्री द फ्ली की, तो किस तरीके से अपनी लवर को परसुएड करें फिजिकल इंटीमेसी के लिए। ड्रामेटिक टोन, क्योंकि जनरली वन स्पीकर हुआ करता था, उनकी हर पोइट्री में हमें इंटेलेक्ट देखने को मिलेगा। ही न्यू अ लॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी, रिलीजन एंड मेनी मोर जीके काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ हिज एरा। तो उन्होंने फ्यूचर पोएट्स को शेप किया है। उनकी पोएट्रीज हमेशा से बिल्कुल टाइमलेस रही हैं। इन्हीं सबको मैं डिटेल में बताऊंगी अपनी पीडीएफ्स में। देखिए, जैसे जैसे मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल्ड कर रही हूँ अपने आंसर्स में, वैसे ही आपको भी करना है अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, टीएस एलियट की वेस्टलैंड से इमेजेस्ट एलिमेंट्स ढूंढ कर निकालने हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। टीएस एलियट का मॉडर्निस्ट पोएट थे। कॉम्प्लेक्स इमेजरी यूज किया करते थे, फ्रेगमेंटेड हुआ करती थी इनकी पोइट्री, क्योंकि काफी फ्री फॉर्म में लिखा करते थे। नो राइम नो रिदम। थीम्स बहुत डीप हुआ करती थी, क्योंकि इनकी पोइट्री में वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिला करते थे। वेस्टलैंड, फोर क्वाड्रेंट्स जैसे इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, जिसमें एलिनेशन और स्पिरिचुअल क्राइसिस को दिखाया गया है। वेस्टलैंड में तो स्पेसिफिकली लास्ट पार्ट में व्हाट द थंडर सेड में काफी अच्छे से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बात की है। तो वेस्टलैंड ईयर याद रखिए तो जरूर लिखिए। पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर वन, उसके बाद क्या डिसइल्यूशनमेंट हो गई थी सोसाइटी में, दैट ही हैज रिटन। अलग 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 पार्ट्स में उन्होंने अलग अलग तरीके से, टोटल 5 पार्ट्स हैं पोइट्री के, हर तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सभी लोग इम्पैक्ट हुए थे। बीट अ फीमेल, बीट अ सोल्जर, बीट एनीवन। इमेजिज्म से काफ़ी इम्प्रेस थे, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड चल रहा था दैट वाज द पीरियड ऑफ इमेजिज्म। इवन उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड एजरा पाउंड तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे इमेजिज्म मोमेंट में, जिसका मतलब होता है प्रिसाइज और विविड इमेजरी, विविड वर्ड्स को यूज़ करना, जिससे कि आपको क्लियरली पोएट्री पढ़ते हुए दिखाई दे जाए कि पोएट क्या कहना चाहता है। पावरफुल इमेजेस देखिए कैसे क्रिएट की उन्होंने। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल मंथ से उन्होंने शुरुआत की कि किस तरीके से एक ऐसा मंथ है जिसमें फूल खिले हुए हैं, लेकिन वो खिले हुए फूल हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि मेनी पीपल आर रिसेंटली डिसीज्ड, उनकी कब्र पर फूल खिले हैं। इस तरीके की इमेजरी उन्होंने प्रोवाइड की है। फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, आप ये लाइन बिल्कुल इमेजिन कर रहे होंगे स्पिरिचुअली हम कितने एम्प्टी हो चुके हैं। लास्ट में उन्होंने रेन की इमेजरी भी हमें प्रोवाइड की है कि कहीं ना कहीं होप और रिन्यूअल अभी भी बचा हुआ है, एंड दैट टू इन एशियाटिक कंट्रीज। हमारी कंट्रीज की, एशिया की, इंडिया की काफ़ी तारीफ की है उन्होंने इस पोइट्री में, और काफ़ी अच्छी इमेजरी को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Discuss the death and suicide as the important themes in Sylvia Plath's poetry. Sylvia Plath जिनको confessional poet की तरह याद किया ही जाता है, she was suffering from mental illness, identity crisis and death theme उनकी poetry में बहुत ज़्यादा नजर आता है. एरियल बेल जार जो उनकी ओनली नॉवेल है, उनके रॉ इमोशंस नजर आते हैं हमें. डैडी लेडी लेजरस की अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से वो दिखाती है कि डेथ ने किस तरीके से उनको ऑप्रेस किया हुआ है. वो हमेशा ही सुसाइड के बारे में ही सोचती रहती हैं. कोई ना कोई पर्सनल ट्रॉमा उनकी लाइफ में हमेशा से चलता ही रहा है. बहुत अच्छे से उन्होंने वॉयलेंट मेटाफर्स यूज किए हैं. कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि आपके दिमाग पर एक हैमर की तरह अटैक करती हैं. एक पोइट्री में तो वो लिखती हैं, डाइंग इज एन आर्ट, यानी कि सुसाइड करना हर एक के बस की बात नहीं है. बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 3 to 4 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट किया था. फाइनली ऑफ कोर्स शी वॉज सक्सेसफुल. सिर्फ 30 की एज में वो इस दुनिया से चली गई. सुसाइड दैट वॉज द रीजन ऑफ द एंड ऑफ हर लाइफ. तो डाइंग इज एन आर्ट लिखकर वो अपने रीडर्स को दिखाती हैं कि मरना भी, अपने आप को मारना सबके बस की बात नहीं, ये भी एक आर्ट है. हर पोइट्री में उनकी, बी इट डैडी लेडी लेजरस और द कोलोसस, कहीं ना कहीं ग्रीफ और पेन नजर आता है. ऐसा लगता है कि उनके फादर ने उन्हें ओवरपावर किया हुआ है इवन आफ्टर हिज डेथ. तो उनकी पोइट्री में हर जगह हमें डेथ, रीबर्थ, इमोशनल स्ट्रगल देखने को मिलेगा. इसी वजह से वो एक पावरफुल कन्फेशनल पोएट की कैटेगरी में फॉल करती हैं. इसके बाद आपका रहेगा एक 7th क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई दो पोइट्रीज के क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने होंगे पोइट्री के बारे में, पोइट्री की थीम. सेलिंग टू बेजेंटियम सबसे पहले करेंगे. ईयर जरूर याद रखिए पोइट्रीज का. इस पोइट्री की बेसिक थीम है एजिंग, मोर्टालिटी एंड स्पिरिचुअल शिफ्ट, ट्रांसेंडेंस. हमारे स्पीकर काफी डिसइल्यूशन हैं कि लाइफ कितनी तेजी से भाग रही है और अब ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट अ कंट्री फॉर द ओल्ड पीपल. इमोर्टैलिटी के साथ, इमोर्टैलिटी अपनी आर्ट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ के साथ तो कनेक्ट नहीं करना चाहते, कर नहीं सकते. W.B. Yeats तो चलेंगे इस दुनिया से, लेकिन हम उनकी पोइट्री पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स कि आर्ट इज इमॉर्टल. तो चाहते हैं कि आर्ट के थ्रू पोइट्री को, राइटर को इमॉर्टल बनाया जाए. एंड में अपने आप को इमेजिन करते हैं कि वो एक गोल्डन बर्ड है और गोल्ड की वैल्यू जैसे हमेशा बनी रहती है ना, उनकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी. आर्ट आउटलिव्स फिजिकल डीके. इंसान तो चले गए, शेक्सपियर चले गए हैं, जेन ऑस्टिन चले गए, चार्ल्स डिकेंस चले गए, लेकिन उनकी आर्ट जिंदा है ना. उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ के हम अपने एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स को, यूजीसी नेट को. तो दैट मीन्स कि आर्ट इज आउटलिविंग द राइटर्स. तो बहुत ही रिच इमेजरी और सिंबोलिज्म इस्तेमाल किए उन्होंने अपनी इस राइटिंग में, और ऐसा लगता है कि सोल को शिफ्ट करवा सकते हैं, सोल को टाइम के बियॉन्ड ले जा सकते हैं विद आर्टिस्टिक क्रिएशन. और यही उन्होंने किया भी. आज हम उन्हें याद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी पोइट्रीज गिफ्ट की हैं. जब हमने ये पेपर देखा था तो हम जान गए थे, जिसने भी पेपर बनाया है, अ बिग फैन ऑफ W.B. Yeats. W.B. Yeats के काफी क्वेश्चंस थे. ईस्टर 1916 की अगर बात करें तो दिस इज अ पोइट्री बाय W.B. Yeats विच इज अबाउट द रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. उन्होंने कहा कि एक टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, ये बिल्कुल लास्ट लाइन है हमारी इस पोइट्री की. दैट मीन्स कि ये जो रिबेल है ना, ये एक टेरिबल ब्यूटी है. ऑक्सीमोरॉन तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर. और इस रिबेल को फ्यूचर में हमेशा याद रखा जाएगा फॉर द हीरोइज्म ऑफ द रेवोल्यूशनरीज. रेवोल्यूशनरीज को उन्होंने बहुत ऑनर किया, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन भी किया कि इतना वायलेंस, इतना सेक्रीफाइस क्या सच में जरूरी होता है, और इस रिबेल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आयरलैंड के फ्यूचर पर. आपको इनमें से कोई दो पोइट्रीज करनी होंगी एनालिसिस के लिए, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इसके बाद करें हम कुबला खान, जो कि 1816 में पब्लिश हुई थी. ऑल्दो उन्होंने 1797 में इस पोइट्री को लिख लिया था. एक ड्रीम जैसी पोइट्री है. ओपियम का इंटेक करने के बाद, अफीम का इंटेक करने के बाद उन्होंने ये पोइट्री लिखी थी. इस पोइट्री में वो एक इमेजिनरी प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, जेनेडू, एक इमेजिनरी किंग को, जिनके बारे में पढ़ते हुए वो सो गए थे. उनके मेजेस्टिक पैलेस को, कुबला खान को, जेनेडू को, जेनेडू में कुबला खान किस तरीके से अपना एक डोम, अपना एक महल बनवा रहे हैं. और लास्ट लाइन, लास्ट फाइनल लाइंस,
पोएट की डिवाइन इंस्पिरेशन को हमें बताती हैं। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। तो लास्ट की लाइंस में वो म्यूजिक को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जो भी लोग बहुत अच्छा कुछ डिवाइन स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको फीड किया है, भगवान ने उनको फीड किया है, भगवान ने उनको सब कुछ प्रोवाइड किया है जिस डिवाइनिटी को वो हम तक पहुंचा पा रहे हैं। इमेजिन अ सूफी सेंट। तो जब ऐसे लोग गाना गाना शुरू करते हैं सूफी लोग, तो ऐसा लगता है ना कि हम लोग ही भगवान से कनेक्ट हो गए हैं। तो लास्ट लाइन में डिवाइन इंस्पिरेशन की वो बात करते हैं। पूरी पोइट्री आप जरूर पढ़िए, मेरा वीडियो है, पूरी 53 लाइंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पोइट्री द गार्डन बाय एंड्रू मावल, जो कि मेटाफिजिकल पोएट थी। मेटाफिजिकलिटी का क्या मतलब है ये जानने के लिए भी आपको मेरा एक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत डिटेल में जानना जरूरी है। गार्डन पोइट्री कहती है कि इस पूरी दुनिया में करप्शन है और गार्डन जैसी जगह पर आकर शांति मिलती है। यानी कि एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन है ऑफ द करप्शन ऑफ द वर्ल्ड प्लस ऑल द सूदिंग वर्च्यूज। सूदिंग वर्च्यूज आपको कहाँ मिलेंगे? गार्डन में। और जैसे ही गार्डन के बाहर जाएंगे आपको क्या मिलेगा? पोल्यूशन मिलेगा, उसको वो कह रहे हैं करप्शन। तो पीस over worldly ambition. He contrasts human struggle with the simplicity of a garden. How vainly men themselves amaze to win the palm, the oak or base. तो कहते हैं कि इंसान को जीत में कितनी खुशी मिलती है नेचर के ऊपर। देखिए सारे ट्रीज के नाम उन्होंने यहाँ पर लिए कि हम जब नेचर के ऊपर जीत जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई अवार्ड मिल गया जब हम नेचर को कॉन्कर कर पाते हैं। बी इट द ग्रीनरी अराउंड अस, बी इट द पीपल अराउंड अस, बी इट द एनिमल्स अराउंड अस, उन सबको ओवर पावर करने में कितना ही मजा आता है हमें। लेकिन गार्डन में आप जाएंगे यानी कि पीसफुल क्वालिटीज की तरफ जाएंगे, ट्रैंक्विलिटी की तरफ जाएंगे, तो आपको शांति मिलेगी। एक नेचर में जो ब्यूटी है, नेचर में जो फ्रीडम है ना, वो बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स में नहीं है। मेटाफिजिकल इमेजरी उन्होंने यूज की अपनी स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन दिखाने के लिए। बहुत रिच लैंग्वेज, बहुत रिच फिलोसफी, ऑल्दो पोइट्री छोटी सी है लेकिन स्टिल इट रिमेन्स अ वेरी ग्रेट मास्टरपीस। और एक पेस्टोरल पोइट्री है क्योंकि कंटिन्यूअसली ही टॉक्स अबाउट द रस्टिक थिंग्स। गार्डन की बात करते हैं, गार्डन में पाए जाने वाले फ्लावर्स की बात करते हैं, उनके कलर्स की, उनकी फ्रेग्रेंस की, उनके ह्यूज की बात करते हैं। तो हमें वो दिखाते हैं कि नेचर से कनेक्ट हो जाओ, असली शांति आपको यहीं मिलेगी। जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं किसी गार्डन में, तो ऐसा लगता है ना कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वही नॉर्मल अपना काम करना शुरू कर देना है और लग जाना है अपने रूटीन में। तो वहाँ हमारी ह्यूमन स्ट्रगल होती है और असली लाइफ हम कहाँ जीते हैं? उस 1 घंटे के लिए उस गार्डन में। तो ही इज ट्राइंग टू टेल अस कि बी क्लोज विद नेचर, दैट इज द रियल एसेंस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। नेक्स्ट पोइट्री द ब्लेसेड डेमोजेल। काफी अच्छी रिफ्लेक्टिव पोइट्री है अबाउट अ विमेन हु डाइड वेरी यंग एंड वेंट टू हेवन। हेवन चली गई और उसके बाद अपने लवर के लिए तरस रही हैं। डेमोजेल इज एन ओल्ड वर्ड फॉर ब्यूटीफुल यंग लेडी। तो ब्लेसेड डेमोजेल 1850 की पोइट्री है विच एक्सप्लोर्स लव एंड लॉन्गिंग, डिपिक्टिंग अ हेवनली मेडन, अ यंग गर्ल yearning फॉर हर earthly lover। काफी अच्छी इमेजरी और सिंबोलिज्म यूज किए हैं। एक डेलिकेट ब्यूटी ऑफ हेवन को दिखाया गया विद द सॉरो ऑफ सेपरेशन। जुदाई किस तरीके से हमें दिखा रही है उस पर्टिकुलर फीमेल को। काफी इमोशनल डेप्थ है पोइट्री में, काफी मिस्टिकल है। अनफुलफिल्ड लव की क्या तकलीफ होती है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। और हम जानते हैं कि डीजी रोसेटी एक प्री रेफेलाइट पोएट थे और प्री रेफेलाइट पोइट्रीज में जनरली हमें स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि इस पोइट्री में भी काफी रिफ्लेक्टिव है। मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का एक्सेप्ट फॉर एट प्रेजेंट 12, 13, 15 एंड 16। इनका कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत ही जल्द मैं क्रिएट कर दूंगी इनके कोर्सेज भी और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।